हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम जो समिट एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन है क्योंकि रीजन में वो करने वाले हैं, आईआर का ये हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। ये कहाँ पे हुई थी? इट वाज हेल्ड एट लिस्बन में हुई थी। लिस्बन कहाँ पे है? पुर्तगाल में है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? पुर्तगाल एंड केन्या ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। पुर्तगाल एंड केन्या दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था लिस्बन में। ठीक है, इसका जो मेन फोकस था वो ओशन से रिलेटेड एसडीजी था, 14 था उससे रिलेटेड था। एसडीजी 14 हमारा क्या है? लाइफ बिलो वाटर है, तो उसी से ये रिलेटेड थी, ओशन से। ठीक है, रिलेटेड। देन यहां से इसका आउटकम क्या था? लिस्बन डिक्लेरेशन इसका आउटकम आया था, लिस्बन डिक्लेरेशन, एंड जिसका टाइटल क्या था? आवर ओशन आवर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर ओशन आवर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका लिस्बन डिक्लेरेशन का टाइटल था। एंड ये जो डिक्लेरेशन है वो नॉन बाइंडिंग है। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 में ही 30/30 का टारगेट दिया गया था, 30/30 टारगेट, टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ ओशन बाय 2030। 30/30 टारगेट क्या है? हमें 30% ओशन को कम से कम प्रोटेक्ट करना है बाय 2030 तक। इस कॉन्फ्रेंस में मरीन पॉल्यूशन पे भी चर्चा की गई, ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए चर्चा की गई, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज करना है ब्लू इकोनॉमी में, उस पे भी ध्यान दिया गया था। इस पे देन यहाँ पे इस यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में ही क्या है? सोफिया को रिलीज किया गया था, सोफिया 2022। सोफिया 2020 क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर साल रिलीज करता है। तो सोफिया आफियो की एक रिपोर्ट है जिससे रिलेटेड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा लंदन कन्वेंशन है 1972, लंदन कन्वेंशन 1972, इट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन टू प्रिवेंट द मरीन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए है। इसके अलावा मार्पोल कन्वेंशन है 1973 वाला, मार्पोल कन्वेंशन 1973। तो मार्पोल में मार का मतलब है मरीन पॉल्यूशन, मार्पोल की फुल फॉर्म है। ये 1973 में ये फोर्स में आता है 1973 में, फिर 1978 में इसकी प्रोटोकॉल होती है, वो फोर्स में आती है। तो ये किससे रिलेटेड है? मार्पोल, ये शिप से होने वाला पॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड है। तो पॉल्यूशन फ्रॉम शिप इज अंडर मार्पोल। ठीक है, इंडिया भी मार्पोल का एक सिग्नेटरी है, ये यूएन क्लोज के अंदर आता है। यूएन क्लोज में भी पॉल्यूशन को, ओशन पॉल्यूशन को दूर करने के लिए बारे में बात की है। इसके अलावा एक इकोबैम्स है, इकोबैम्स ये क्या है? ये प्रोटेक्शन ऑफ कैटासियंस, जैसे कि वेल वगैरह है, उनका प्रोटेक्शन है इन ब्लैक सी, मेडिटेरियन एंड अटलांटिक, उससे रिलेटेड है इकोबैम्स। तो कैटासियन के प्रोटेक्शन से इन ब्लैक सी, मेडिटेरियन एंड उसका जो पास वाला अटलांटिक रीजन है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड I2U2 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट लीडर समिट ऑफ I2U2 यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई को I2U2 बोला जाता है, वेस्ट एशियन क्वाड बोला जाता है, इसको मिडिल ईस्टर्न क्वाड भी कहा जाता है। एंड ये एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है, फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। अर्लियर इसको पहले बोला जाता था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बोला गया था इसको एक बार, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसको न्यू क्वाड भी कहा जाता है I2U2 को, देन वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है, मिडिल ईस्टर्न क्वाड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, एंड इसके अलावा क्वाड कौन सी थी? क्वाड है जो डेमोक्रेटिक अलायंस है बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, तो उसको क्वाड कहा जाता है। I2U2 सेकंड क्वाड हो जाएगी। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जनरेट द सिनर्जीज दैट गो बियॉन्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बियॉन्ड ही क्या है? सिनर्जी डेवलप करना है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन प्रमोट करना है, तो मोबिलाइज करना है इसका प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसके 6 पिलर है, इसके I2U2 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन आर देयर, 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ I2U2। कौन कौन से हैं? वाहा फेस्ट, ये मैंने बनाया है निकनाम वाहा फेस्ट। वाहा में W से क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर, H फॉर हेल्थ, F क्या है? फूड है, देन E क्या है? एनर्जी है, S क्या है? स्पेस है, T क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 6 एरिया ऑफ कोऑपरेशन है I2U2 के, वाहा फेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट इसी में क्या है? I2U2 का जो समिट हुआ था वहां पे लॉन्च किया गया था M4C। वहां पे लॉन्च नहीं किया गया था, वहां पे इंडिया ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो M4C में पार्टिसिपेट करना चाहता है। M4C क्या है? एम फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2021, इसको COP26 के दौरान लॉन्च किया गया था, COP26। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म, एम के क्या फुल फॉर्म है? एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो एम इज एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एंड इसका जो काम है वो क्लाइमेट चेंज और हंगर को टैकल करना है। तो हंगर से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज हंगर से। ठीक है, एंड इसको 5 साल में इंप्लीमेंट किया जाएगा और 5 ईयर्स 2021 से 2025। एंड इसको लॉन्च किया था यूएस एंड यूएई ने 2021 में लॉन्च किया गया था। ये COP26 2021 में हुई थी, तब इसको लॉन्च किया गया था। एंड इजराइल भी इसका मेंबर है, इसके अलावा इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है एम फॉर क्लाइमेट का। ठीक है, M4C यूएस यूएई ने लॉन्च किया था COP26 में, यूएई 2021 में, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ठीक है, इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड क्या थे? तो ये भी मिडिल ईस्ट वाले रीजन से है। तो ये रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन दी यूनाइटेड यूएई एंड इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन द्वारा स्टार्ट हुए थे। 2020 में इसको साइन किया गया था, यूएस ने इसको साइन करवाया था। सिमिलरली अभी क्या है, बहुत सारे कंट्रीज में इसके अलावा साइन कर लिया है, यमन वगैरह, ओमान वगैरह ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। सऊदी अरेबिया भी इसके साथ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में अभी रिसेंटली एक डील ब्रोक की गई है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। बैंकॉक कहां पे है? थाईलैंड में है। तो इसका फर्स्ट समिट भी कहां पे होता है? थाईलैंड में होता है। तो बिम्स्टेक का फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन थाईलैंड। ठीक है, 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन से एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में है। हेडक्वार्टर इज इन ढाका। ढाका कहां पे है? बांग्लादेश में है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, परंतु इसका फर्स्ट जो समिट हुआ था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। ठीक है,
एंड ये क्या है, सेक्टर ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता है। इसमें सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है बिम्स्टेक में, एंड इसमें 6 सेक्टर पे फोकस रखा गया है, एंड इसके 14 प्रायोरिटी एरियाज है, जिसमें 14th जो प्रायोरिटी एरिया है वो क्लाइमेट चेंज एड किया गया था। एंड इसका अभी 5वां समिट ऑर्गेनाइज किया गया था बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक का 2022 में श्रीलंका में, ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 5th समिट, ठीक है। एंड इसको जो बिम्स्टेक को कितने हो गए, 25 ईयर हो गए थे 2022 में, तो इसलिए ये न्यूज में था काफी, तो आ भी सकता है 25 साल हो गए थे 2022 में, ठीक है। मेंबर कितने हैं इसमें, बिम्स्टेक के कितने 7 मेंबर है। द कंट्री सराउंडिंग बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, इसको कौन कौन से कंट्री सराउंड कर रहे हैं। श्रीलंका इसका मेंबर है, श्रीलंका, फिर ऊपर आते हैं इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया के साथ तो नेपाल और भूटान फ्री है, ठीक है, नेपाल, भूटान के अलावा म्यांमार एंड थाईलैंड, थाईलैंड आल्सो टचेस द बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कितने हो गए, 7 कंट्रीज के मेंबर हो गए बिम्स्टेक के, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड म्यांमार, ठीक। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स है क्या है, ब्राजील, रशिया, ब्रिक्स की मेंबरशिप सभी पता होगी, ये तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट करता है 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 24% है ये वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। हेडक्वार्टर कहां पे है ब्रिक्स का, संघाई में हेडक्वार्टर है, चाइना में, ठीक है। इसका रिसेंटली 14th समिट ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना में, ठीक है, चाइना में ही इसका अभी 14th समिट हुआ था, एंड जहां पे क्या है, बीजिंग डिक्लेरेशन दी जाती है, ठीक है, बीजिंग में 14th समिट था इसका। एंड उस बीजिंग डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि वो कंट्रीज हैं ब्रिक्स कंट्री, वो एक साथ काम करेंगे कोविड-19 से निपटने के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिकवरी है उस पे भी क्या है, वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे ब्रिक्स में ये सपोर्ट किया था कि ब्रिक्स कंट्रीज सपोर्ट करते हैं डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स फैसिलिटी थी, उसको सपोर्ट करते हैं। कोविड वैक्सीन असेस फैसिलिटी है डब्ल्यूएचओ की, उसके अलावा एक एक्सेलरेटर असेस टू कोविड-19 टूल है डब्ल्यूएचओ का, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं ब्रिक्स कंट्री, ठीक है। एंड तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी को कैसे बिजनेस डिक्लेरेशन में कहा गया है कि इकोनॉमिक रिकवरी को एक साथ मिलकर काम करेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कोविड-19 के बाद में कैसे करेंगे, उसके लिए ब्रिक इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप 2025 लॉन्च की गई है, ब्रिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 लॉन्च की गई है। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ब्रिक्स के अंदर, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, जिसने इसको ई कॉमर्स वाला जो ग्रुप वर्किंग ग्रुप था उसको रिप्लेस करके डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। एंड ब्रिक्स का 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील में समिट होता है, वहां से फोर्टालेजा डिक्लेरेशन आती है 2014 में ब्रिक्स की, एंड तब ये अनाउंस किया जाता है कि ब्रिक्स का एक नया न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जाएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो कितनी है, $100 बिलियन है, $100 बिलियन है। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, संघाई में है, एंड ये इसने अभी रिसेंटली काम करना भी शुरू कर दिया है। एंड तो यहाँ पे जो 2014 वाला समिट था उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या है, सारों का इक्वल शेयर है, सारे कंट्री का 5 का इक्वल शेयर है। एंड जो यहाँ पे जो ब्रिक्स 2014 समिट था वहां पे ये कहा गया था कि ब्रिक्स कंट्री है वो उनकी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है कंट्रीज की, वो उनको बेस में भी क्या है कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्राजील की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का नाम क्या है, एबीजीएफ है, एबीजीएफ। रशिया की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का नाम क्या है, एक्सजीआर है, एक्सजीएआर, ठीक है। इंडिया की कौन सी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। देन साउथ अफ्रीका की ईसीआईसी, साइनोश्योर है, साइनोश्योर चाइना की है, ठीक है, तो साइनो से चाइना है, साइनोश्योर, ठीक है। एंड अभी क्या है, ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई किया है ब्रिक्स का मेंबरशिप लेने के लिए, ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई किया है, वो मेंबर नहीं बने हैं, ठीक है, अप्लाई किया है, सॉरी। देन ब्रिक्स प्लस क्या है, ब्रिक्स प्लस यहाँ पे जो समिट हुआ था बीजिंग में, वहां पे कुछ कंट्रीज इनवाइट किए गए थे, कौन कौन से, यूएई नहीं है, यूएई है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड सेनेगल। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको भी इनवाइट किया गया था ब्रिक्स समिट में। एक बार वो देखते हैं ब्रिक्स प्लस में कौन पहुंचे जाएंगे, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया एंड सेनेगल प्लस 5 कंट्रीज ब्रिक्स वाले, ठीक है, ये ब्रिक्स प्लस का हिस्सा होंगे इनको। नेक्स्ट इज G7। तो 1973 का ऑयल क्राइसिस आता है, 1973 ऑयल क्राइसिस आता है, उसके बाद में 1975 में G7 को एस्टेब्लिश किया जाता है। G7 कंट्रीज कौन से हैं, वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, एंड ये इसका कोई भी ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, G7 इज नॉट ए ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, न ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या फिर हेडक्वार्टर है, G7 का कोई परमानेंट सेक्रेटरी भी नहीं है, हेडक्वार्टर भी नहीं है, ठीक है। इसका एजेंडा होता है वो प्रेसिडाइजिंग कंट्री होता है, वो हर एक साल उसका अलग अलग प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, हर एक कंट्री होस्ट करता है अलग अलग, तो उसमें जो प्रेसिडाइजिंग नेशन होता है वो इसका एजेंडा सेट करता है। इसका जो आउटकम्स होता है नॉन बाइंडिंग होते हैं G7 के आउटकम्स। एंड तो G7 में देखो 1998 में रशिया को इसमें इंडेक्ट किया जाता है, तब ये G8 बन जाता है 1998 में, फिर 2014 में रशिया को ये लोग निकाल देते हैं, ठीक है, तो रशिया को आत्मा के बाहर कर दिया जाता है 2014 में, जब रशिया क्रीमिया को अनेक्स कर लेता है, तब यहां से G7 उसको निकाल देता है, ठीक है। अभी G7 में कौन कौन से कंट्रीज है, यूएस है, कनाडा है, यूके है, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो 3 ये हो गए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यानी कि यूरोपियन नेशन हो गए, ये नॉर्थ अमेरिका वाले कंट्री हो गए, एशिया से कौन है, जापान है, ठीक है। तो इसको याद भी रखा जाता है ट्रिक, जूस टू जीएफ, ठीक है, एंड इसको याद रखा है। तो जूस जे से जापान, यू से यूके, यू से यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा एंड जी से जर्मनी एंड एफ से फ्रांस, ठीक है, G7 कंट्रीज, ठीक है। G7 का एक इनिशिएटिव था बिल्ड बैक बेटर। G7 कंट्री ने बिल्ड बैक बेटर कोविड के बाद में बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की थी बिल्ड बैक बेटर के रूप में, ठीक है। उसको फिर रीब्रांड कर दिया गया था अभी रिसेंटली, उसको दोबारा लॉन्च किया गया था रीब्रांडिंग करके, PGII की फॉर्म में। PGII क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट।
तो PGII इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसको लॉन्च किया गया था 47 समिट था G7 का, उसमें इसको लॉन्च किया गया 47 समिट में। इसका काम क्या है? टू मोबिलाइज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी ये, ठीक है। जिसका काम क्या है? 600, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मोबिलाइज $600 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, तब इसमें अगले 5 साल में $600 बिलियन को इसको मोबिलाइज करने का लक्ष्य रखा गया था, $600 बिलियन टू फिलफिल द इन्वेस्टमेंट गैप जो एग्जिस्ट करता है उसको, ठीक है। एंड इसके 4 पिलर है। PGII पार्टनरशिप फॉर जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, इसके 4 पिलर कौन कौन से हो जाएंगे? क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, एंड फोर्थ इज हेल्थ। तो इसके 4 पिलर कौन कौन से हो गए? क्लाइमेट, डिजिटल कनेक्टिविटी, जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। एंड इसका जो 48 समिट हुआ है, रिसेंटली हुआ था 48, तो ये PGII कौन से समिट में लॉन्च की गई थी? 47 समिट में लॉन्च की थी G7 के। एंड 48 समिट वही पिछले साल हुआ है, 2022 में है, ठीक है। तो 2022 में इसका वहां पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, मोदी जी गए थे वहां पे, ठीक है। तो यहां से इसके 2 आउटकम आता है, 2 इंपॉर्टेंट आउटकम आता है जिसको इंडिया एंडोर्स करता है। रेजिलिएंट डेमोक्रेसी एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है G7 के द्वारा, रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, उसको इंडिया क्या है? वो सपोर्ट करता है, एंडोर्स करता है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, वो लॉन्च की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। तो ट्रांजिशन करना है फॉसिल टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। G7 का है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। यहाँ पे एक D10 क्या है? D10 तो यूके ने कहा था कि यूके यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि वो प्रपोज किया था कि G7 को एक्सपेंड करके उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी ऐड कर देना चाहिए। जापान तो ऑलरेडी इसमें है, तो G7 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया को, साउथ कोरिया को ऐड करके इसको D10 बना देना चाहिए। यूके ने ऐसा प्रपोज किया था, परंतु ये बनाया नहीं गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहीं पे क्या है? मोदी जी ने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, इसको बाइडेन को दिए थे, यूएस प्रेसिडेंट को। क्या गिफ्ट दिया था? गुलाबी मीनाकरी एंड कफलिंग सेट एंड गुलाबी मीनाकरी है वो मोदी जी ने बाइडेन को गिफ्ट दी थी, यूएस प्रेसिडेंट को, ठीक है। गुलाबी मीनाकरी है, उसको जीआई टैग दिया गया है, वाराणसी की जीआई टैग की ये मीनाकरी है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कल्चर में वाले में, ठीक है। तो ये एक रंगी है, पंचरंगी भी होती है। इसके अलावा एक यहाँ पे राम दरबार दिया गया था, लेकवेर राम दरबार दिया गया था इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को, इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है उसको, ताकि जो हमारा जो रामायण के टाइम से जो लिंक रहा था दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया को, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। लेकवेर राम दरबार इसको दिया गया। इसको ये भी क्या है? एक जीआई टैग है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। वाराणसी का है, ये बिलोंग करता है, ये लेकवेर है वो बिलोंग करता है वाराणसी का, उसको भी क्या है? जीआई टैग दिया गया है। एक ब्लैक पोट्री गिफ्ट की गई थी जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बाय मोदी जी, एंड ये ब्लैक पोट्री कहां से बिलोंग करती है? निजामाबाद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज इंडो नॉर्डिक समिट। अभी रिसेंटली सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकंड वाला है वो कहां पे होता है? कोपेनहेगन डेनमार्क में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कोपेनहेगन डेनमार्क में सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला ऑर्गेनाइज किया गया था, फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन 2018 एट स्टॉकहोम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले वाला 2018 में। स्टॉकहोम कहां पे है? स्वीडन में है। सेकंड वाला कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया रिसेंटली? 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया प्लस इसमें कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं? नॉर्डिक कंट्रीज, डेनमार्क, आइसलैंड ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, तो इन कंट्रीज ने इसमें सेकंड नॉर्डिक समिट में पार्टिसिपेट किया था। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। दिवाली क्या है? नेक्स्ट इज दिवाली। तो दिवाली क्या था? ये डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव। ये डच और इंडिया के बीच में, नीदरलैंड और इंडिया के बीच में वाटर अलायंस है फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव के लिए। यहाँ पे वो वाटर से रिलेटेड है, चैलेंजेस उनको एड्रेस करना चाहते हैं दिवाली में, इंडिया और डच, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन की थी, किसके साथ? डेनमार्क के साथ, ठीक है। एंड तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन की है इंडिया एंड डेनमार्क के। तो इसमें क्या है? ग्रीन इकोनॉमी में, ग्रीन एनर्जी में हम R&D इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इंडिया और डेनमार्क के बीच में है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन इलेक्शन अथॉरिटी है, जैसे कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है, उसी तरह से क्या है? एशियन कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक साथ आते हैं इसमें। एंड इसमें कितने 20 मेंबर है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1998 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। एशियन इलेक्शन बॉडीज वाले का हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो ये न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि इसकी जो 2 साल के लिए प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ गई है। इंडिया इसको चेयर करेगा 2 साल के लिए, 2022 से 2024 तक, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन बॉडीज को। ये एक एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन एशियन बॉडीज है, ये एक एसोसिएट मेंबर है किसका? वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज है उसका, है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज है। जैसे प्रकार एशिया की है इलेक्शन बॉडीज का एसोसिएशन है, वैसे ही वर्ल्ड की इलेक्शन बॉडीज है उनका एक एसोसिएशन है, जिसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। उसमें कितने मेंबर है? 118 मेंबर है, उसका एक ये एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। ये वेब। नेक्स्ट इज हिंदी @ UN प्रोजेक्ट। तो हिंदी @ UN प्रोजेक्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में हम क्या है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे हिंदी का यूज ज्यादा बढ़े, वहां पे जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो कुछ उसमें पब्लिश हो। इसके लिए भारत सरकार ने, इंडिया ने क्या है, $8 लाख है, $8 लाख है वो यूनाइटेड नेशन को दिए हैं इस प्रोग्राम के लिए, हिंदी @ UN प्रोजेक्ट के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, इसको लॉन्च किया जाता है। एंड इसका काम क्या है? टू इंक्रीज द पब्लिक आउटरीच इन हिंदी में पब्लिक आउटरीच को बढ़ाना है। इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो दोनों इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। एक मिनट प्लीज। नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की? अरेबिक,
अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसके अलावा वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है, उसकी वर्किंग लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। व्हाट इज द प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज इन एट यूनाइटेड नेशन? उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो पास करती है रेजोल्यूशन को, उसको 2/3 मेंबर उसको क्या है पक्ष में वोट करने चाहिए, तब ये उसको किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 2/3 चाहिए होता है मेजोरिटी यूएनजी में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये डब्ल्यूएचओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? डब्ल्यूएचओ का जहां पे हेडक्वार्टर है वहीं पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एंड ये क्या काम करती है? ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ डब्ल्यूएचओ की। ये पॉलिसीज है डब्ल्यूएचओ की, वो बनाती है। ये डब्ल्यूएचओ का जो डायरेक्टर जनरल है उसको अपॉइंट करती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग करती है, पॉलिसी बनाती है, डायरेक्टर जनरल उसको अपॉइंट भी करती है। ठीक है, एंड इसका अभी 75th सेशन हुआ था 2022 में। ठीक है, इसकी डब्ल्यूएचओ की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 2 कमेटीज होती हैं, कमेटी ए एंड कमेटी बी। तो कमेटी ए होती है वो हेल्थ एंड टेक्निकल मैटर्स से रिलेटेड होती है, और कमेटी बी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखती है। तो कमेटी बी का अभी क्या है? इंडिया के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण साहब, उनको क्या है? इसका चेयरमैन बनाया गया है कमेटी बी का। ठीक है, तो जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कमेटी बी है उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण को। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। तो इसको 2018 में ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन को 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। एंड इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के लिए भी बोला जाता है। इसको कॉम्पैक्ट की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ताकि जो माइग्रेंट को भी इशू आता है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाता है तो उसको बहुत सारे इशूज आते हैं, उसको क्या है? वो सेफ हो उनका माइग्रेशन, बच्चे जब डेथ हो जाती है माइग्रेट करते हैं तब। तो ये क्या जो एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया ये नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, एंड ये माइग्रेंट के इशू को देखता है। इसका अभी क्या है? कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको इंप्लीमेंट किया था उसके लिए फर्स्ट रिव्यू इसका कंडक्ट किया गया था, एंड उसको बोला जाता था इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। इसका जो है रिव्यू किया गया था, उसके लिए इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम में इसको रिव्यू किया गया है। एंड इसको कहां पे किया गया था? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसको रिव्यू वहां पे किया गया था यूनाइटेड नेशन में। एंड इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है उसने होस्ट किया था इसका जो रिव्यू फोरम है, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम वाज होस्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। तो वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यूएचओ की है, उसी तरह से इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1919 में इसको बनाया गया था। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल से इसका निर्माण होता है, आईएलओ का बनाया जाता है। ठीक है, एंड इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ये आईएलओ है वो किसके अंडर काम करता है? आईएलओ की जो पेरेंट बॉडी है वो कौन सी है? यूएन इकोसोक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड ये पार्ट है आईएलओ किसका पार्ट है? आईएलओ इज आल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा है। इसके अलावा ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यूएन इकोसोक है। ठीक है, एंड आईएलओ क्या है? ये ट्राइपार्टिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राइपार्टिट मतलब ये गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर एंड वर्कर, इन तीनों का इनके तीनों को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कर। ठीक है, यानी कि मालिक के नीचे काम करने वाले और गवर्नमेंट तीनों के बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके कितने मेंबर हैं? 187 इसके मेंबर हैं, जिसमें से 160 क्या है? कंट्रीज है, प्लस इसमें एक टेरिटरी है कुक आइलैंड प्लस 187 इसके 186 कंट्रीज के मेंबर है। इसके अलावा ये वर्क एंड वेजेस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है आईएलओ। इसके अलावा 8 इसकी कन्वेंशन है, उसके बारे में आप देख लीजिए। कन्वेंशन 138 है, वो किससे रिलेटेड है वगैरह वगैरह, ये पूछा जा चुका पहले भी। नेक्स्ट इज मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। मेजर इकोनॉमी फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, ये इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसको होस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा इसको होस्ट किया गया था, मेजर इकोनॉमी फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी पे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं बिफोर सीओपी 27 से पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि उसमें वो उससे पहले कुछ सीओपी 27 से पहले कुछ एक्शन ले सकें। तो ये यूएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी तरह से एक स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी, इंडिया ने होस्ट की थी इसको। एंड पिछले साल 2022 में क्या है? 30 साल हो गए थे एशियन इंडिया रिलेशनशिप को। कितने साल हो गए थे? 30 साल। एंड 2022 को एशियन इंडिया का जो है वो फ्रेंडशिप ईयर भी सेलिब्रेट किया गया था 2022 को। तो एशियन से रिलेटेड क्या है? हमारा एक दिल्ली डायलॉग है। दिल्ली डायलॉग है वो इंडिया से ऑर्गेनाइज करता है। 2009 से इसको शुरू किए गए थे। दिल्ली डायलॉग कब शुरू किए? 2009 से। ठीक है, अभी रिसेंटली 12th दिल्ली डायलॉग कंडक्ट किए गए थे 2012 में। ठीक है, एंड ये क्या है? एक ट्रैक 1.5 डायलॉग है। ट्रैक 1 वाले डायलॉग कौन से होते हैं? गवर्नमेंट डायलॉग होते हैं। ट्रैक 2 वाले कौन से होते हैं? नॉन ऑफिशियल डायलॉग, नॉन ऑफिशियल यानी कि इनफॉर्मल डायलॉग होते हैं, और ट्रैक 2 में होते हैं। ट्रैक 1 वाले गवर्नमेंट वाले होते हैं। तो इन दोनों के बीच में वाला क्या है? ट्रैक 1.5 है, गवर्नमेंट एंड नॉन ऑफिशियल। ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसको ट्रैक 5.5 बोलते हैं। तो दिल्ली डायलॉग इज ट्रैक 1.5 डायलॉग। राइसीना डायलॉग भी इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। एंड इसका काम क्या है दिल्ली डायलॉग का? टू स्ट्रेंथन द एशियन इंडिया रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज
G20 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है इंडिया के पास में है, ठीक है। तो G20 के पिछले साल किसके पास थी? पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया के पास इसकी अध्यक्षता थी, चेयर कर रहा था। 2023 में हम इंडिया कर रहा है, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को इसकी जो है चेयरमैनशिप मिल गई थी। 1 साल के लिए इंडिया होस्ट करेगा इसको, ठीक है। एंड 2022 वाली थी, उसका जो आउटकम हुआ था, बाली डिक्लेरेशन वहां से साइन की गई थी 2022 में, बाली इंडोनेशिया से। इसका आउटकम क्या था? बाली डिक्लेरेशन, ठीक है। एंड जो ट्राइका ऑफ G20 क्या होता है? व्हाट इज ट्राइका ऑफ G20? इसमें जो है कि पिछले साल, यानी कि पिछले साल का जो चेयर होता है, जैसे कि इंडोनेशिया है, एंड करंट ईयर का 2023 वाले का जो चेयरमैन है इंडिया है वो, और अगला नेक्स्ट 2024 में इसको चेयर करेगा वो, उसको बोला जाता है, इन 3 कंट्रीज को बोला जाता है ट्राइका ऑफ G20, दैट इज प्रीवियस एंड करंट एज वेल एज कमिंग चेयरमैन, ठीक है। तो ये पहली बार है G20 का जो है इंडिया हेड करेगा, G20 समिट को हेड करेगा पहली बार, ठीक है। एंड तो इसके लिए G20 के लिए शेरपा अपॉइंट किया गया था, अमिताभ कांत को शेरपा बना दिया गया है इंडिया का, जो रिप्रेजेंट करेंगे हेड ऑफ स्टेट, यानी कि मोदी जी को रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। देन G20 है, इसको निर्माण किया जाता है 1999 में, 1999 में G20 बनता है। एंड इसमें 19 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन को भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, इट इज G20 इज नॉट ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड ये इसके जो आउटकम होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो G20 इज नॉट ए फोरम टू रिजोल्व सिक्योरिटी इश्यूज, को रिजोल्व करने का कोई फोरम नहीं है G20। G20 में सिक्योरिटी इश्यूज नहीं देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये क्या है? तो यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था, ठीक है। तो कुछ जो ब्लैक सी वाला रीजन है वो रशिया के कब्जे में आ गया अभी। तो ये जो इनिशिएटिव है, तो इसके कारण क्या है, यूक्रेन से जो निकलने वाला था ग्रेन था, व्हीट था, वो क्या है इम्पैक्ट हुआ है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है यूक्रेन को, यूरोपियन यूनियन की ब्रेड बास्केट बोला जाता है यूक्रेन को। एंड यूक्रेन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा भी काफी ज्यादा मात्रा में यूक्रेन में प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो इसलिए क्या है, टर्की और यूनाइटेड नेशन ने क्या है, टर्की और यूनाइटेड नेशन के ने ब्रोकर कराई है, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक डील हुई थी कि रशिया अलाउ करेगा 3 पोर्ट्स हैं, रशिया ब्लैक सी की 3 पोर्ट से अलाउ कर देगा, यूक्रेन से जो ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो रशिया हैज एग्रीड टू अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन फ्रॉम ब्लैक सी पोर्ट। तो इसमें 3 पोर्ट्स कौन कौन सी हैं वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एंड इसको जो है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को ब्रोकर किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन प्लस टर्की के द्वारा। नेक्स्ट इज एशियान इंडिया समिट। एशियान और इंडिया के बीच में एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो ये 19 समिट है, अभी पिछले साल ऑर्गेनाइज किया गया था। देन ये एनुअली होता है, एशियान और इंडिया के बीच में जो समिट होता है वो हर साल होता है। तो एशियान के साथ हमारी जो 2012 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी, फिर उसको हमने क्या है अपग्रेड करके 2022 में क्या कर दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है हमारा एशियान। एशियन क्या है हमारा 2022 से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, ठीक है। एंड ये 19th एशियन इंडिया जो समिट हुआ था वो कहां पे हुआ था? कंबोडिया में हुआ था, पोनम पेन सिटी है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। एंड एशियान का जो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है उसका क्या नाम है? एशियन आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक बोला जाता है। उसमें एशियन सेंट्रलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग कि इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें एशियन आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक है। सिमिलरली इंडिया का क्या है इंडो पैसिफिक के लिए क्या इनिशिएटिव है? इंडो पैसिफिक ओपन इनिशिएटिव, ओशन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इंडिया का है। इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में। यह एक ओपन एंड नॉन ट्रीटी बेस्ड फोरम है जहां पे हम एनर्जी सिक्योरिटी प्लस रीजनल सिक्योरिटी प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें बढ़ावा देने के बारे में बात करते हैं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में 2019 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओपन एंड नॉन ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, एनर्जी सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस है, स्टेबिलिटी पे। नेक्स्ट इज ईस्ट एशियन समिट। तो ईस्ट एशियन समिट ये एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी इकोनॉमिक चैलेंजेस डिस्कस करता है, इंडो पैसिफिक रीजन के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी चैलेंजेस को। एंड अभी रिसेंटली क्या है 17th ईस्ट एशिया समिट कंडक्ट कराया गया था 2022 में, एशियन के साइडलाइन में ही होता है ये, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं ईस्ट एशियन समिट में? 18 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, 10 मेंबर प्लस 8 जो डायलॉग पार्टनर है एशियन के वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एशियन के 10 कंट्री तो सबको पता ही होगा। देन एशियन प्लस जो इसके साथ 8 डायलॉग पार्टनर कौन से हैं एशियन के? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। ये क्या है 8 डायलॉग पार्टनर है एशियन के, ठीक है। ऊपर वाले 3 हैं जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया को इनको प्लस 3 भी कहा जाता है। ये 3 प्लस एशियन मिला के प्लस ऊपर वाले 3 मिला दोगे तो एशियन प्लस 3 बन जाएगा। एशियन प्लस 8 कब बनेगा? जब ये सारे के सारे मिला दोगे तब, ठीक है। तो ये ईस्ट एशिया समिट में क्या है एशियन प्लस 8 ये कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग पहली बार कब हुई थी? एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जिसको बोला जाता है ADDM, ये 2006 में पहली बार हुई थी। इसमें 10 एशियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसका काम क्या था? एशियन कंट्री के बीच में आपस में क्या है म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा देना, उनके बीच में आपस में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। एंड एशियन को बनाया गया था कौन सी डिक्लेरेशन से बनाया गया एशियन को मेरे को बताओगे आप? देन बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया, कोई और है? ADDM प्लस क्या है? ADDM प्लस में क्या है? एशियन प्लस 8 जो डायलॉग कंट्रीज हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर मीट करते हैं इसमें। इसको ADDM को अपग्रेड कर दिया गया था 2010 में। ADDM कब आता है? 2006 में। उसमें क्या है एशियन के डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे थे। ADDM प्लस में क्या है? एशियन प्लस उनके 8 डायलॉग पार्टनर है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मीट करते हैं। 2010 में इसको अपग्रेड किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज चाइना इंडियन ओशन रीजनल फोरम। तो इंडियन ओशन में इंडिया का बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है। चाइना इंडियन ओशन रीजनल फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार चाइना के द्वारा। यहाँ पे 19 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाइना इंडियन ओशन रीजनल फोरम।
एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है। चाइना की एक चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है, जो कि पार्ट है चाइनीज की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसका हिस्सा है, उसने उसको ऑर्गेनाइज किया है इसको। एंड इस जो चाइनीज इंडियन ओशन रीजन समिट था, इसका जो थीम थी क्या थी, शेयर डेवलपमेंट इसकी थीम थी। इसका काम क्या है, इसका मेन काम था कि टू काउंटर इंडिया इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, ठीक है। एंड चाइना ने यहाँ पे इस समिट में क्या है, एक चीज प्रपोज की थी, मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कॉर्पोरेशन है, वो चाइना ने प्रपोज किया था इस समिट में। ये पहला ऐसा समिट है, पहला समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 में चाइना के द्वारा, चाइना इंडिया ओशन रीजनल फोरम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे चाइना ने प्रपोज किया था मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कॉर्पोरेशन, एंड उसके लिए चाइना ने प्रपोज किया था वो इसके लिए पैसे भी देगा इसके कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए, कुछ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के लिए। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन कब बनता है, ये बनता है 1997 में। इसको बनाया जाता है, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसमें क्या है, इंडियन ओशन वाले कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इसने रिप्लेस किया था इंडियन ओशन रीजन एआरसी को, इसने रिप्लेस किया था। एंड इसका जो इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का सेक्रेटरीट कहाँ पे है, इसका सेक्रेटरीट या फिर हेडक्वार्टर है वो है मॉरिशस में, इसका हेडक्वार्टर है। इसमें इंडियन ओशन रीजन में कितने मेंबर हैं, 23 मेंबर्स आर देयर, जिसमें से इसके 9 डायलॉग पार्टनर हैं, इसके 9 डायलॉग पार्टनर हैं। चाइना इसका क्या है, मेंबर नहीं है, चाइना इसका डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। चाइना इज द डायलॉग पार्टनर ऑफ इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, ठीक है। इसीलिए चाइना ने अपना एक अलग से चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ को बढ़ावा देना है। इंडियन ओशन रीजन वाले जो कंट्रीज है उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना है, लिटरल जो कंट्रीज है उनके ग्रोथ को बढ़ावा देना है, उनका जो ट्रेड बैरियर को कम करना है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है, सिक्योरिटी को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ये सारे जो इनिशिएटिव्स के पार्ट होते हैं वही है। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण किया जाता है 1989 में, ठीक है। तो इसके अभी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार ये इंडियन नहीं है, सिंगापुर के रेजिडेंट है। तो सिंगापुर सिटीजन टी राजा कुमार को बना दिया गया है एफएटीएफ का नया प्रेसिडेंट 2 साल के लिए, ठीक है। पिछले साल बनाया गया था इसको। एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वाचडॉग है, ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वाचडॉग, ठीक है। इसमें 37 मेंबर है, एफएटीएफ में 37 मेंबर है। एंड इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन प्लस जीसीसी को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। इंडिया इसका मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया इज आल्सो मेंबर। एंड ये डेवलप करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड डेवलप करती है, जिसको बोलते हैं 40+9 स्टैंडर्ड भी बोला जाता है या फिर रिकमेंडेशन भी कहा जाता है, ठीक है। 1989 में इसको बनाया गया था, G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव्स पे इसको बनाया गया था। एंड G7 का एक पेरिस समिट होता था, वहां पे एफएटीएफ को बनाया गया था वहां से। एंड इंडिया इसका पार्ट है एफएटीएफ का। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पे भी क्या है, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये 2 लिस्ट बनाता है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट किससे रिलेटेड है, ग्रे लिस्ट न्यूज में थी क्योंकि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। देन ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आते हैं जो सेफ हेवन माने जाते हैं टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एंड ग्रे लिस्ट का एक फॉर्मल नाम भी है, वो आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक ब्लैक लिस्ट है। तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज को डाला गया है, ईरान को डाला गया है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, दोस्त के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। एंड नॉर्थ कोरिया, तो ये जो फंडिंग है, टेरर फंडिंग को प्रोवाइड करने वाले कंट्रीज है, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है एफएटीएफ ने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीआईसीए। तो सीआईसीए क्या है, एक कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। तो सीआईसीए इज कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। तो इसमें एशिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार इसको 1998 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका अभी रिसेंटली कौन सा 6 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, 6 समिट 2012 में, ठीक है। इसका जो आइडिया दिया गया था वो दिया गया था नूर सुल्तान के द्वारा दिया गया था। नूर सुल्तान नजाक जो तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, नूर सुल्तान, उनके द्वारा इसको आइडिया दिया गया था। एंड इसमें कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। एंड इसका जो फर्स्ट समिट होता है वो 2002 में होता है। 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, 2002 में इसका फर्स्ट समिट होता है, 2022 में इसका 6 समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, सीआईसीए का हेडक्वार्टर है अलमाती, कजाकिस्तान के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सीआईसीए का मेंबर बनने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, उसका जो है कंट्रीज का पार्ट है, एटलीस्ट सम टेरिटरी शुड बी इन एशिया में होनी चाहिए। तो सम स्टेट मस्ट हैव अ स्मॉल टेरिटरी इन एशिया टू बिकम मेंबर ऑफ सीआईसीए, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपेक। तो ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज देयर। इसको बनाया गया था 1960 में बनाया गया था। इसमें कितने मेंबर है ओपेक में, 13 कंट्रीज आर देयर। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है। एंड इसको इनिशियली बनाया गया था ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया के द्वारा इनिशियली बनाया गया था। ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला एंड सऊदी अरेबिया। तो इसको लीड करता है ओपेक को, कौन लीड करता है, सऊदी अरेबिया इसका लीडर माना जाता है, डिफेक्टो लीडर। तो ओपेक है वो 80% जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो उसके पास है, रिजर्व है, ठीक है। एंड 40% ये प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा ओपेक के अलावा भी क्या है, कंट्रीज हैं वो जैसे कि रशिया जैसे कंट्री है वो क्या है, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं काफी मात्रा में, केवल ये 40% तो ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ओपेक प्लस में भी कितने कंट्रीज है, ओपेक प्लस में 24 कंट्रीज हैं। तो 13 कंट्रीज ओपेक वाले जो ओपेक का पार्ट है, प्लस 11 नॉन कंट्रीज हैं जो उसके पार्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड अलाइड मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज भी कहा जाता है, जिसको लीड करता है रशिया, ठीक है। तो 11 कंट्रीज लेड बाय रशिया प्लस 13 कंट्रीज लेड बाय सऊदी अरेबिया, तो टोटल 24 ओपेक में मेंबर होते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओपेक प्लस कब बना था, 2017 में बना था। किसके लिए, ये इन दोनों कंट्रीज के बीच, ओपेक एंड नॉन ओपेक कंट्रीज है, उन दोनों के बीच में क्या है, प्राइस वार चलता रहता था पहले। उसको अभी क्या है, उनको प्राइस को स्टेबलाइजेशन करने के लिए, ताकि दोनों का नुकसान हो रहा था, तो एंश्योर ऑयल मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए इसको बनाया गया था ओपेक को, ओपेक प्लस को, ठीक है। इन कंट्रीज आप देख सकते हो अलग से। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, जो रीजन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे।
ट्वाइस अराउंड क्विक रीजन पार्ट 2। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो टॉपिक है वो समिट फॉर डेमोक्रेसी है। ये पिछले साल इसका सेकंड एडिशन अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट ईयर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, उन्हीं का इनिशिएटिव है, परंतु इस बार दूसरे लोगों के साथ भी इन्होंने को होस्ट किया है इसको। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी है, इसका सेकंड एडिशन अभी हुआ था। ठीक है, तो सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूएस एंड इट वाज को होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट, इसके अलावा कोस्टा रिका, नीदरलैंड, कोरिया यानी कि साउथ कोरिया एंड जाम्बिया। कितने कंट्री हो गए? यूएस, कोस्टा रिका 2, नीदरलैंड 3, कोरिया 4, जाम्बिया 5। तो 5 कंट्रीज के द्वारा ये को होस्ट किया गया था। ठीक है, इट वाज ए 3 डे इवेंट थी जिसमें 120 लीडर अक्रॉस द वर्ल्ड वर इनवाइटेड। कौन कौन इनवाइट नहीं किया गया था? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को इनवाइट नहीं किया गया था। तो भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका वर नॉट इनवाइटेड। ठीक है, पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था परंतु पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चाइना कि मेरा भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो समिट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। व्हाट आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज? इसमें इस समिट से समिट फॉर डेमोक्रेसी डिक्लेरेशन आई थी, फाइनल आउटकम इसका। तो इन्होंने कहा था कि वो लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू लाइक ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे, मीडिया फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन, सपोर्टिंग द पीपल इंक्लूडिंग इन यूक्रेन हु स्टैंड फॉर फ्रीडम एंड रिजेक्ट एग्रेशन। ठीक है, टू कॉम्बैट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि करप्शन पे भी उन्होंने बोला है कि वो लोग प्रिवेंट करेंगे करप्शन को। एडवांस टेक्नोलॉजी दैट वर्क फॉर डेमोक्रेसी नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, प्रमोट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी को। डिफेंड अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल थ्रेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये सारा इसमें डिस्कस किया गया था समिट फॉर डेमोक्रेसी में। उसकी डिक्लेरेशन में इसको एंडोर्स किया है इन वैल्यूज को। ठीक है, ग्लोबल चैलेंजेस लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज पे उसके काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ईरान को एक्सपेल कर दिया गया है यूएन कमीशन से। यूएन कमीशन एक यूनाइटेड नेशन की का एक कमीशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन से ईरान को एक्सपेल कर दिया गया है। तो ये ऐसा मेनली हुआ है यूएस के कारण। तो यूएस नहीं चाहता है कि ईरान इसमें इलेक्ट हो, क्योंकि ईरान में कुछ दिन पहले क्या है ये बुर्का पहनना वुमेन्स के लिए कंपल्सरी कर दिया गया था। तो यूएस के प्रेशर के कारण इसको एक्सपेल कर दिया गया है। ठीक है, तो यूएन कमीशन फॉर वुमेन है, वो यूएन इकोसोक की एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है उसकी एक ये बॉडी है, उसका एक कमीशन है। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर वुमेन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इज अ प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। ठीक है, इसमें कितने कंट्री है? 45 कंट्रीज आर देयर। ठीक है, इसमें 45 कंट्रीज हैं, दे आर इलेक्टेड। इसमें 45 कंट्रीज हैं, उनको 4 ईयर के लिए 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड ईरान की टर्म अभी शुरू होनी थी परंतु उसको बाहर कर दिया गया इसे। ठीक है, तो यूएन इकोसोक ये एक स्पेशलाइज्ड यूएन कमीशन ऑन स्टेटस है। यूनाइटेड नेशन यूएन वुमेन कमीशन है, दैट इज कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, वो है एक इसका कमीशन है यूएन इकोसोक का। ठीक है, यूएन इकोसोक हम देखते हैं इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो बाकी ऑर्गन्स को आपको पता होगा, आईसीजे है, इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। देन इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज को ये प्रमोट करता है बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इसको बनाया गया था यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में। यूएन इकोसोक में कितनी कंट्री है? 54 कंट्री है। और यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितनी कंट्री हमने देखा है? कितने हैं? 45। ठीक है, इसमें 45 है, इसमें कितने हैं? 54। ठीक है, यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने हैं? 45। यूएन इकोसोक में कितने हैं? 54, उल्टा उसका। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 के चार्टर के द्वारा। 54 मेंबर है एंड इसमें जो मेंबर होते हैं यूएन इकोसोक के मेंबर है वो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है लाइक द पार्लियामेंट, वो इलेक्ट करती है। ठीक है, उनको यूएन इकोसोक के जो कंट्रीज है वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 3 ईयर के लिए। जबकि यूएन कमीशन ऑन वुमेन के लिए किसके लिए? यूएन कमीशन ऑन वुमेन के लिए 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यूएन इकोसोक के अंदर 4 ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होता है 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसका जो बजट है, मेजर फंडिंग है यूएन इकोसोक की, वो ये प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स। इसके डिसीजन है वो सिंपल मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है यूएन इकोसोक में। एंड प्रेसिडेंसी है वो इकोसोक की चेंजेस होती है एनुअली, हर साल चेंज होती है, मंथली नहीं चेंज होती है, चेंजेस एनुअली। ठीक है, इंडिया हेल्ड द इनॉग्रेल प्रेसिडेंसी। तो इंडिया ने इसकी जो प्लेन्स इनॉग्रेल सेशन हुआ था तब इसको होल्ड किया था 1946 में। पहला ही सेशन हुआ था इसका जब, तब इसने इसकी यूएन इकोसोक की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। एंड इसको प्रेसिडेंसी किसने इसको प्रेसिडेंट किया था? सर रामास्वामी मुडालियार। ठीक है, तो सर रामास्वामी मुडालियार ने इसको प्रेसिडेंट किया था यूएन इकोसोक को 1946 में। ठीक है, पहला ही सेशन था। इन 2022 इंडिया वाज इलेक्टेड टू वन ऑफ द 4 की बॉडीज। तो यूएन इकोसोक की 4 की बॉडीज है, कौन सी है? कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन कमेटी ऑन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कमेटी फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। तो इसकी 4 बॉडीज है, इनमें से इंडिया इलेक्ट हुआ था 4 की बॉडीज, इनमें चारों में इंडिया इलेक्ट हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ में सोशल डेवलपमेंट का कमीशन है, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट का जो कमीशन उसमें इंडिया वाज इलेक्टेड। ठीक है, इसका काम क्या है यूएन इकोसोक का? इट इज रिस्पांसिबल फॉर फंक्शन देखें तो इसका इट इज फंक्शनिंग कोऑर्डिनेटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इट इज इन रिगार्ड ऑफ 15 यूनाइटेड नेशन की कितनी है? 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनका ये काम को देखती है। एंड 5 रीजनल कमीशन अंडर द जो इसके अंडर आते हैं यूएन इकोसोक के अंदर 5 रीजनल कमीशन आते हैं एंड 8 फंक्शनल कमीशन है इसके अंदर में। 5 रीजनल कमीशन है इसके, 5 रीजनल है और 8 फंक्शनल कमीशन है। ठीक है,
तो इट आल्सो सर्व्स एज द सेंट्रल फोरम टू डिस्कस द इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी रिकमेंडेशन एड्रेस टू द स्टेट्स एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है स्टेट्स और मेंबर्स को, ठीक है। तो यूएस के इनिशिएटिव के द्वारा यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने ईरान को रिमूव कर दिया था, ठीक है, यूएन कमीशन ऑन वुमेन से, ठीक है। यूएन वुमेन के बारे में बात करें तो यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन इज यूनाइटेड नेशन एंटिटी है दैट इज डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यूएन वुमेन को बनाया गया था 2010 में, ठीक है। तो इट वाज फॉर्मड इन 2010, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। यूएन वुमेन वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो इसको क्रिएट किया गया था मर्जिंग 4 बॉडीज को, 4 बॉडीज को मर्ज करके यूएन वुमेन को बनाया गया था। 4 बॉडीज कौन-कौन सी जिनको मर्ज किया गया था? एक बॉडी थी डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, DAW, तो डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, उस बॉडी को मर्ज किया गया था। दूसरा बॉडी थी INSTRA, इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। तीसरा था ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज, ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इश्यूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। एंड फोर्थ बॉडी थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। तो ये इसको मर्ज कर दिया गया है, याद रखना, ये वाला लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, यूएन फंड फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, इसको मर्ज कर दिया गया था यूएन वुमेन में, ठीक है। तो यूएन वुमेन का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे है, कहां पे है दोनों का? न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। तो फंक्शन क्या है? ये वुमेन से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स को प्रमोट करेगा ग्लोबली, गर्ल्स के राइट को, ठीक है। यूएन वुमेन मेन रोल इज टू सपोर्ट द इंटरगवर्नमेंटल बॉडीज सच एज कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, एंड ये स्टैंडर्ड्स बनाएगा, फिर वो मेंबर्स कंट्री को हेल्प करेगा उन स्टैंडर्ड को अचीव करने में, ठीक है। एंड इट आल्सो कोऑर्डिनेट द यूएन सिस्टम वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी एज वेल एज प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज इंडिया गेट्स बेस्ट एवर एविएशन सेफ्टी रैंक। इंडिया को अभी क्या है? एविएशन सेफ्टी में बेस्ट रैंक मिली है, ठीक है। 4 साल पहले हमारी जो एविएशन सेफ्टी में रैंक थी वो 102 थी, तो वो बढ़ के अभी इंप्रूव होकर कितनी हो गई है? 48 हो गई है इस साल, ठीक है। तो 48 एविएशन सेफ्टी में रैंकिंग। तो ये एविएशन सेफ्टी में रैंकिंग कौन देता है? ये देता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल इन कनाडा। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एविएशन आर्म बोला जाता है इसको, ठीक है। इट हैज रैंक्ड इंडिया ऑन एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट मैकेनिज्म एट 48 स्पॉट, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका एक प्रोग्राम है यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम। यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो हर देश के जो एविएशन ब्यूरो होता है उनको क्या है? ऑडिट करता है। क्या किस पे ऑडिट करता है? कि उनका जो सेफ्टी पैरामीटर्स है वो कैसे है, ठीक है। तो उसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर तो भारत का जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसको क्या है? उसने ऑडिट किया था और पाया था किस पे? ऑडिट किस क्राइटेरिया पे किया था? ऑन क्रिटिकल सेफ्टी एलिमेंट पे इसका ऑडिट किया गया था और ये पाया गया था कि इंडिया काफी अच्छा कर रहा है और देशों के मुकाबले, तभी ये इंडिया की रैंक है वो 102 से 48 हो गई है, सीधी क्वांटम जंप किया है, ठीक है। तो इंप्रूव हो गया। और चाइना की 49 है, इंडिया की कितनी है? 48, ठीक है, 48 है ना, हाँ 48। चाइना की हमसे खराब है 49 है, इजराइल की 50 है, ठीक है। तो ऐसा इसको किया गया था, इसने एक स्कोर निकाला था इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर है वो किससे रिलेटेड है? तो वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये भी आ सकता है। तो ये इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन से ICAO से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ICAO का, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। देन ये स्कोर आर गिवन इन 8 एरियाज में दिए जाते हैं। जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के स्कोर है वो 8 एरियाज में दिए जाते हैं, जैसे कि उनका लेजिस्लेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल लाइसेंसिंग, ऑपरेशन, एयरवर्दीनेस, एयरड्रोम, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो उनमें एयरक्राफ्ट की कितनी सेफ्टी है इन पैरामीटर्स पे उसको कंसीडर करते हुए रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल तो टॉप 5 कंट्री कौन सा रहा था? टॉप कंट्री कौन सा रहा था? सिंगापुर रहा था टॉप, इसने सिंगापुर ने किया था, सबसे ज्यादा सेफ इसकी है सिंगापुर की ऑपरेशन है, फ्लाइट्स ऑपरेशन। तो इंडिया का कुछ 48 नंबर पे आता है, ठीक है, 48 पे, ठीक है। तो विद इन टॉप 50 आ गए। फर्स्ट सिंगापुर है, चाइना हमसे पीछे है। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इट कोऑर्डिनेट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशन। इंटरनेशनल एयर नेविगेशन की जो टेक्निक्स है, प्रिंसिपल ये देता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947, जब इंडिया आजाद हुआ था तब ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 अंडर द शिकागो कन्वेंशन से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड इट इज डायरेक्ट इन 19 शिकागो कन्वेंशन कब आया था? शिकागो कन्वेंशन आता है 1944 में आता है। फिर 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज फंडेड एंड डायरेक्टेड बाय 102 नेशनल गवर्नमेंट दैट आर सिग्नेटरी। 102 कंट्रीज हैं जो शिकागो कन्वेंशन को सिग्नेटरी है। कितने? 102 कंट्रीज। इट फोस्टेड द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ एंड सपोर्ट डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन अमंग द सिग्नेटरी इन एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये एयर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी वगैरह बनाती है, कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है, डिप्लोमेसी, ठीक है। इसका जो कोर फंक्शन है इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेसी। तो इसको मेंटेन करना है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरीट दैट प्रोवाइड द डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन
रिसर्च करना है, इसका जो मेन काम है रिसर्च करना है, न्यू एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इनोवेशन इज डायरेक्टेड एंड एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली है उसके अनुसार, ठीक है, और द इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल व्हिच इज असेंबली इलेक्ट। The International Civil Aviation Organization is distinct from other international air transport organizations like IATA, ANSO, particularly because it alone is vested with international authority। तो इसके पास जो एयर नेविगेशन में सारी जो सिविल एविएशन की जो पावर है वो इसको दी गई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये इंडिया ने होस्ट किया है अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वर्चुअल मोड में इंडिया ने इसको होस्ट किया था रिसेंटली। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो इसकी थीम क्या थी? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। तो ये ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक वॉइस देता है, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे कहा था, मंत्रा दिया था, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये मंत्रा दिया है किसका? रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म टू री एनर्जाइज द वर्ल्ड। तो अभी क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए 4R का जो मैकेनिज्म दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म को करो, रिस्पॉन्ड करो। Respond to the priorities of global south. We need to respond to the priorities of global south by framing inclusive and balanced international agenda। तो मल्टीलेटरल जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसको रिफॉर्म करने के बारे में बात करनी चाहिए, जो अभी कंट्री वेस्टर्न डोमिनेटेड है उसको रिफॉर्म करना है। देन दिस उस पर we need to respond to the global south की प्रॉब्लम्स को। Then recognize the principle of common but differentiated, CBDR को recognize करो, common but differentiated responsibility and apply to all the global challenges को इसको अप्लाई करने की जो है हमें। तो इसको जनरली ये दिया जाता है क्लाइमेट चेंज के टर्म में, तो क्लाइमेट टॉक्स में CBDR को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इसमें क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर मोर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। So we need to respect the sovereignty of all the nation, rule of law, and peaceful resolution of the differences. Then we need to reform the international institutions, including the United Nations, to make them more relevant। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज फर्दर स्टेटेड दैट मोस्ट ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस हैव नॉट क्रिएटेड बाय द ग्लोबल साउथ के द्वारा नॉट क्रिएटेड नहीं किए गए हैं, परंतु वो उससे सफर कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये दिखाई गई है वो इंटरनेशनल नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है। ये लाइन है ब्रांडेड लाइन, ब्रांडेड लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देखें तो साउथ अमेरिका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ये क्या है, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। उसके अलावा अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया, चाइना। देन यहां से देखोगे तो ये फिलीपींस, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे इसके पार्ट हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है, बाकी ये रशिया है, ये ऊपर वाला सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। ये ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कब आई थी? 2010 में इस बॉडी को बनाया गया था, 2010 में सियोल में बनाया गया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो बहुत सारे इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं। तो फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो मीटिंग हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता, ठीक है। दिस मीटिंग फोकस्ड ऑन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए मीटिंग हुई थी। एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसमें G20 भी मेंबर है, उसके अलावा नॉन G20 कंट्री भी इसके मेंबर है और रिलेवेंट स्टॉक होल्डर है। तो पार्टनरशिप है तो इसमें क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें G20 के अलावा भी अदर कंट्रीज इसके पार्ट है। एंड इट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इट्स द वर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ G20 का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान है उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ये काम कर रही है। तो G20 का समिट हुआ था, G20 का 2010 में एक समिट हुआ था सियोल में, सियोल साउथ कोरिया में, शायद सियोल समिट में इसको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। तो G20 ने एक डिजिटल इनोवेशन अलायंस बनाई है एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो स्टे सेफ ऑनलाइन यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड एक कैंपेन है, ठीक है। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस एंड स्टे सेफ ऑनलाइन ये कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल इनोवेशन अलायंस एंड स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन they foster the vision of greater digital transformation by ensuring the innovative and secure cyber environment। तो हमारा जो साइबर एनवायरनमेंट है उसको ज्यादा सेफ बनाना है, ठीक है। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? METI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको इंप्लीमेंट कर रही है, दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट। तो इसका एक G20 का एक प्रोग्राम है डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप एम टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ इंपैक्टफुल एंड इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इसमें प्रमोट करा रहे हैं। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, इसका एम क्या है? टू एजुकेट द पीपल ऑन हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन सेफ्टी पर ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है। तो इसका जो मेनली जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं वो प्रोग्राम G20 की हमारी लीडरशिप के अंडर में लॉन्च किए गए हैं। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, G20 का जो समिट होगा उसमें। देन स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन इसको भी लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है, G20 के अंडर में। नेक्स्ट इज फर्स्ट मूवर कोलिएशन। तो फर्स्ट मूवर कोलिएशन है, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मूवर कोलिएशन लीडरशिप मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लीडरशिप मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसकी जो थीम थी फर्स्ट मूवर कोलिएशन, जो एनुअल मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, एनुअल मीटिंग कहां पे होती है? डेवोस में होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? एक एनजीओ है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक वाले में सेक्शन में। इसकी जो थीम थी मीटिंग्स की थीम थी कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी। एंड फर्स्ट मूवर कोलिएशन है उसको लॉन्च किया गया था COP26 में, UNFCCC COP26 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम क्या है? द मीटिंग जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है डेवलप करने में हेल्प करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। तो फर्स्ट मूवर कोलिएशन इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट इज हार्नेसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कंपनीज टू डिकार्बनाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें जो ग्लोबल कंपनी है उनकी जो परचेजिंग पावर है, पर्स की पावर है, पैसों की पावर का यूज करते हुए डिकार्बनाइज करना है इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को। एंड
ठीक है। तो ये कंपनी, ये जो है सेक्टर को अकाउंट करते हैं 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन को। ठीक है। नेक्स्ट इज यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन को, कौन है? रुचिका कंबोज। उनको अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन का चेयर चुन लिया गया है। तो इसका यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन है, इसका 62 वाला जो सेशन हुआ था उसमें रुचिका कंबोज को इसका चेयरमैन चुना गया है। ठीक है। तो ये 1 साल के लिए रहेगी। ठीक है। एंड इट इज कमिंग व्हेन दिस एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज आल्सो लीडिंग द G20 चेयर। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोशल कमीशन है। तो इसका मेन काम क्या है? जो सोशल एजेंडा है उसको बढ़ावा देना है, सोशल काम करना है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोशल कमीशन, हैज बीन एक्जिस्टेंस फ्रॉम वेरी इंसेप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तब से ये एग्जिस्टेंस कर रहा है। ये एडवाइस करता है यूएन इकोसोक को एंड गवर्नमेंट्स को ऑन सोशल पॉलिसी पे एडवाइस करता है। सो ठीक है। इट इज अ फंक्शनल कमीशन है, यूएन इकोसोक का ये फंक्शनल कमीशन है। तो हमने देखे थे कितने 8 इसके फंक्शनल कमीशन है और 5 यूएन इकोसोक के रीजनल कमीशन है। तो वन ऑफ दी फंक्शनल कमीशन है यूएन इकोसोक का, कौन? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। एंड इसकी जो मीटिंग होती है यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट की है, ये एनुअली मीट करता है न्यूयॉर्क में। ठीक है। इसका काम क्या है? तो एक समिट हुआ था 1995 में कोपेनहेगन में, जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इट टेक प्लेस इन 1995। कहां हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है। तो उसमें एक एजेंडा दिया गया था, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है। तो ये सोशल सेक्टर से रिलेटेड एक प्रोग्राम दिया गया था कोपेनहेगन में 1995 में इन वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो उसको इन्फोर्स करने का काम किसका है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का है। तो सिंस 2006 कमीशन हैज टेकन अप द सोशल डेवलपमेंट थीम एज अ पार्ट ऑफ इट्स फॉलो अप आउटकम ऑफ कोपेनहेगन समिट। ठीक है। तो यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट में कितने मेंबर है? 46 मेंबर है। 46 मेंबर है। यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने मेंबर है? 45 मेंबर है। यूएन इकोसोक में कितने मेंबर है? 54 इकोसोक में है। यूएन कमीशन ऑन वुमेन में कितने हैं? 45 है। इसमें भी कितने हैं? 45 में यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। एंड इसके जो मेंबर है दे आर इलेक्टेड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए चुने जाते हैं इसके मेंबर। यूएन कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट के भी मेंबर है वो 4 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। बेस्ट अपॉन किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इसके मेंबर है? वो यूएन इकोसोक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बेस्ट अपॉन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया के आधार पर इसको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट का कुछ ना कुछ इसमें पॉपुलेशन वाइज इसमें रिप्रेजेंटेशन रहता है। नेक्स्ट इज मणिपुर ने होस्ट की है B20 कॉन्फ्रेंस। तो G20 समिट के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, जैसे कि हमने देखा था ग्लोबल फाइनेंशियल पार्टनरशिप है उसमें जो हुआ है। उसके अलावा यूथ के लिए यूथ 20 समिट हो रहा है। बहुत सारी इसमें कल्चर के लिए खुजराहो में कुछ समिट हुआ था, चंडीगढ़ में आर्किटेक्ट्स की मीटिंग हुई थी। तो इसलिए बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस पे मीटिंग हो रही है। तो मणिपुर ने अभी होस्ट की थी B20 कॉन्फ्रेंस। तो B20 क्या है? G20 के अंदर ही बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ग्रुप बनाया गया है B20। ठीक है। तो उसकी जो अभी मीटिंग हुई थी G20 वाली इंडिया में, तो ये इम्फाल में हुई है। कहां पे हुई है? इम्फाल में। ठीक है। सीएम ऑफ मणिपुर हैज इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीलैटरल बिजनेस पार्टनरशिप इन आईसीटी। ठीक है। यहाँ पे B20 कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? ये नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली कॉन्फ्रेंस थी इसमें। एंड B20 इज एन इवेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ G20 समिट का पार्ट है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो G20 के प्रेसिडेंसी के साथ रोटेट होती रहती है, यानी कि जो G20 का प्रेसिडेंट होता है वो भी क्या है? B20 का प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। मोर स्पेसिफिकली इट्स मेन पर्पस इज टू कंसिस्टेंट डेवलपिंग रिकमेंडेशन बनाती है ये एंड इशूइंग रेलेवेंट कमिटमेंट फ्रॉम बिजनेस लीडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद नाउअडेज इश्यूज। तो ये ऐसे रिकमेंडेशन बनाती है जो कि जो प्रेजेंट इश्यूज है उनको कैसे डील किया जाए। तो B20 encompass the delegate from G20 countries including top executive from leading multilateral conferences। तो फर्स्ट G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट B20 कॉन्फ्रेंस हुई थी वो साउथ कोरिया में हुई थी 2010 में। 2010 में हमने एक और भी चीज देखी थी, शोल में कुछ हुआ है, आप मेरे को बताओगे। ठीक है। तो वर्किंग ऑफ B20 कैसे काम करता है? इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। G20 का भी क्या है? परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। लीडरशिप रोटेट एवरी ईयर टुगेदर विद G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है। B20 डिलीवर डिस्क्रीट एक्शनेबल पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन प्रायोरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय ईच प्रेसिडेंसी टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। इसकी अंडर टास्क फोर्स बनाई जाती है, एक्शन काउंसिल बनाई जाती है, जिसके अंदर ये काम करते हैं। तो ये था हमारा समिट वाला पोर्शन। धन्यवाद।